जो है ना इतनी मूर्ख नहीं है जितनी ये समझ रहे हैं। तो दिनेश जी, एक बहुत अब की बार लोकसभा में ना बिहार में नीतीश जी के इधर से उधर जाने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, ये मेरा मानना है जी। जी बस एक 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 छोटा सा कमेंट करूंगा, सम्राट जी से पूछना चाहिए कि जेडीयू का पगड़ी रस्म कब है। जी आत्मजीत जी के पास आता हूं। कल एक शख्स ने एक शब्द यूज किया कि धूर्त राजनीति की पराकाष्ठा आप बिहार में देख सकते हो, वर्ड भी यूज किया, धूर्त राजनीति। खैर, आपने अनिल जी केसी त्यागी का जिक्र किया। सर, केसी त्यागी कौन है सर? मुझे तो आज तक वो बंदा ही नहीं समझ आया। ये बंदा कौन है? उसकी अपनी हस्ती है क्या? समाजवादी है, कौन नहीं है? एक किस्म से मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक व्यक्ति का या किसी बंदे का एक एजेंट है। वैसा ही एजेंट जैसे जिसका एक दूसरा नाम हो सकता है कई लोग सहमत ना हो, जिसका नाम राकेश टिकैत है। ये है। जी, दिनेश अनिल जी जी कुछ कह देखिए, रहे? ये केसी त्यागी जी बड़े थोड़े समय के लिए 77 में शायद एक बार बने थे और उसके बाद बहुत थोड़े समय के लिए बाद में बने। लेकिन नॉर्थ एवेन्यू में 1977 से लेकर के आज तक इनका जो है घर जो है इनको हमेशा इनके पास रहता है। अब वो किससे जुगाड़ करके रखते हैं, क्या करते हैं। और नई दिल्ली में जो लॉबिंग का काम है ना, वो त्यागी जी करते रहते हैं। उनके सब पार्टियों में संपर्क है। बेटा इनका आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में है और राजनाथ सिंह जी के पुत्र का काफी करीबी बताया जाता है वो। तो नीतीश जी को समझना, जैसे कहते हैं ना, नीतीश जी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे त्यागी जी को भी समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है जी। वो क्या, वो आधा त्यागी जो बीजेपी में रहता है, आधा त्यागी विपक्ष में रहता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ऐसा दोहरा चरित्र भी हो सकता है किसी का। आत्मजीत जी, प्रश्न कुछ नहीं है। आज के पूरे परिदृश्य पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये सब कुछ सामने है, बहुत कुछ गंगा में पानी बहा लिया है, पटना में भी बहा लिया, बाकी जगह भी बहा लिया है। लेकिन हाँ, धूर्त राजनीति का एक जो स्वरूप सामने आ रहा है, उसे देख के दुःख हो रहा है। अब फाइनल डिसाइडर कौन है? भारत की जनता। जी। दिनेश वोरा जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। आपने एक सवाल किया कि ऐसा हो क्यों रहा है और पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में देख लिया, कर्नाटक में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया किस तरीके से सरकार पलटी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर होते थे, उनको 22 एमएलए लेके उनको बीजेपी में शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। और कर्नाटक की स्टोरी तो आपने अपने प्रोग्रामों में कई बार बताई है, किस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन किया गया। ये कोशिश राजस्थान में भी की गई थी। राजस्थान में क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं थे तो सचिन पायलट को हाईजैक करने वाला मामला चला नहीं। तो अब बात यह आ जाती है कि बीजेपी इतनी इनसिक्योर क्यों है। अगर वो विकास के नाम पर, राम के नाम पर मोदी जी है तो मुमकिन है। और मोदी जी इस देश के क्या, इस दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। वो रशियन यूक्रेन वॉर तक रुकवा देते। वो फ्रांस के अपना प्रेसिडेंट को बुला के, प्राइम मिनिस्टर को बुला के और बैठे बैठे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भी कर लेते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि मरीन एयरक्राफ्ट भी जो राफेल के खरीदे जाएंगे वो भी फ्रांस से खरीदे जाएंगे। उसमें क्या इम्प्रोप्राइटरी है। आपने देखा किस तरीके से जो कमेटी ने राफेल विमानों का जो कॉन्ट्रैक्ट पास किया था, उससे भी 2.5 बिलियन पाउंड जो है, 2.5 मिलियन पाउंड एक्स्ट्रा दिए गए मोदी सरकार द्वारा, मोदी जी के कहने पर। तो मोदी जी तो बहुत उदारवादी नीति के नेता हैं और उनका काम यह है कि अपने साथ एक तरफ अदानी को रखो, एक तरफ अंबानी को रखो। तो जो पहले अंबानी कहा करते थे कि सरकार मेरी जेब में रहती है, अब अंबानी और अदानी मोदी जी की जेब में। ऐसा क्यों है और ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का जो मूलभूत कारण है मैं उस पर जाना चाहूंगा। आपने देखा कि इस लोकतंत्र की जितनी भी स्तंभ हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो, गोदी मीडिया हो, विधायिका हो या कार्यपालिका हो, सबको ध्वस्त करके अपनी गुजरात लॉबी को उन्होंने सब जगह बिठा दिया। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, वही गुजरात लॉबी वहां पे है। आप गोदी मीडिया देखिए, गोदी मीडिया के सारे चैनल जो हैं इन्हीं के पूंजीपतियों ने खरीद के रख लिए। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, व्यूज देने पड़ते हैं। गोदी मीडिया तो हमें बुलाएगा नहीं। विधायिका लेजिस्लेशन आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण बिल है उनको मनी बिल या फाइनेंस बिल के थ्रू पास कर दिया जाता है और उसके बाद उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। देश के जो सुरक्षा व्यवस्था है, देश के जो सबसे आईपीसी की धाराएं, आईईसी, इंडिया एविडेंस एक्ट, इंडिया प्रोविजन एक्ट, आईपीसी की धाराएं और इंडिया एविडेंस एक्ट, और जिस तरीके से सीआरपीसी की धाराओं को चेंज किया गया,
न्याय संहिता के नाम से, नागरिक सुरक्षा के नाम से या साक्ष्य के नाम पर, आज की डेट में भी कोर्ट्स में जो है, जबकि लोग कहते हैं कि कौन से एक्ट की आप बात कर रहे हैं तो न्यू बिल कहते हैं, वो ये नहीं कह पाते कि भारतीय न्याय सुरक्षा है, न्याय संहिता है या नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये सब एक ध्रुवीकरण की राजनीति है और कुछ चनिंदा लोग, दो लोगों की सरकार है जैसे आपने कहा, और ये दो लोगों की सरकार क्या करती है, लोकतंत्र के सारे मापदंडों को खत्म कर देती है। गवर्नेंस का रोल आपने देख लिया, केरला में गवर्नर साहब, कल आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बैठे हुए थे धरने पे और कह रहे थे कि भाई ये जो फेडरेशन वाले हैं ये मेरे को काले झंडे दिखाते हैं, ये मेरे को मार देंगे और मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए, वो चाहिए। इस तरीके की जो चीजें आप देखते हैं, और किस तरीके से महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार जो है वो फिर से एकनाथ शिंदे की जो है जो टाई अप बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उसको उन्होंने कह दिया कि यही सरकार ठीक है। और जो स्पीकर का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, जो उसका ऑर्डर था, उस ऑर्डर की अवहेलना में था। अब वापस शिवसेना वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। और यही मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाते हैं, कल एक भाषण करते हैं और कहते हैं 80 करोड़ रुपए का अनुदान कर दिया है मैंने नए परिसर के लिए, और उसके बाद कहते हैं कि कहीं इसको भी ये ना कह दिया जाए कि ये मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। जैसे पार्लियामेंट बनाई थी तो उस तरीके से अगर मैं कोई अनुदान सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए, जजों के लिए कर रहा हूं, तो कल को ये भी कहा जा सकता है कि ये मैंने काम इसीलिए किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है मेरे खिलाफ कोई फैसला ना दे सके। पर असलियत भी यही है, असलियत भी यही है। और जिस तरीके से एक 45 एमएलए की जेडीयू 3 बार सरकार बना लेती है 5 साल में, पहले 2017 में, फिर 2020 में, फिर अब 2022 में, फिर अब 2024 में, 3 बार सत्ता पलट देती है वो 5 साल के भीतर। अभी भी 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है, क्योंकि ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। गवर्नर का रोल जो है वो इतना कम कर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होती है, पहले गवर्नर उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आइए, तय कीजिए कि आप सरकार, आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है, आप अपने चिट्ठी दीजिए अपने एमएलएस की, तब हम डिसाइड करेंगे कि पहला मौका आपको मिलेगा, अगर आप नहीं सरकार बना पाएंगे तो दूसरे पार्टी को मौका दिया जाएगा। अब अगर आप इस लिहाज से देखें तो बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी ने पिछले 17 महीने में जो कार्यक्रम दिए, जैसे कि अनिल जैन साहब ने कहा, चाहे वो 2 लाख नौकरियां देने का था, 10 लाख नौकरियों का वादा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क बनाने के क्षेत्र में, जो काम पिछले 17 महीने में तेजस्वी यादव के आरजेडी ने किया जेडीयू के साथ गप सरकार बनाकर, पर्दे के पीछे रहकर, वो नीतीश कुमार पिछले 1.5 साल 2 साल में नहीं कर पाए थे। शायद इसका उनको मलाल था कि डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। और जैसे कि आलोक जी ने कहा कि मोदी साहब कहते हैं कि देश में कोई ओबीसी, कोई जाति नहीं, कोई सोशल जस्टिस नहीं, और उसके बाद वो कर्पूरी ठाकुर साहब के शान में एक लेख लिखते हैं, वो भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में। मैंने तो मोदी साहब को इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते और लिखते कभी देखा नहीं, पर वो आर्टिकल में वो उनको नाई जाति का बोलते हैं, और फिर जब अपने पे बात आती है तो अपने आप को वो गांची बता देते हैं। हालांकि वो जब पैदा हुए थे तो वो ओबीसी जाति में नहीं आते थे, उन्होंने तो चेंजेस करके अपनी कैटेगरी में अपनी जाति का नाम डलवा के और फिर वो ओबीसी हो गए प्रधानमंत्री बनने से पहले, और कहते हैं मैं ओबीसी हूं, कांग्रेस को ये पसंद नहीं। तो जब अपने पे बात आती है तो उनको सारी जातियां पता है कि मेरी जाति कौन सी है, कर्पूरी ठाकुर साहब की जाति कौन सी है, और नीतीश कुमार की जाति कौन सी है, या अखिलेश यादव की जाति क्या है। पॉलिटिक्स में उनको सबकी जातियां पता है, पर जब सोशल जस्टिस की बात आती है, जब आर्थिक न्याय की बात आती है, जब राजनीतिक न्याय की बात आती है, तो उस समय वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको एमनीजिया हो जाता है। ये एक सिलेक्टिव एमनीजिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि चाइना ने 4000 किलोमीटर का अतिक्रमण किया, पर आपको याद नहीं कि चाइना कब घुसा देश में और क्या कुछ कर गया। अरुणाचल में आपको पता नहीं कितने गांव चाइना के बने हुए हैं। तो जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, जब राम से काम नहीं चला तो उन्होंने पलटू राम को बुला लिया। अब ये पलटू राम कितनी बार और पलटेंगे, इसकी आप गवाही नहीं दे सकते। क्या बीजेपी पलटू राम नहीं है? महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया, क्या वो संविधान के अनुकूल था? क्या वो जो देश का वोटर है, जो एक पार्टी को वोट करता है और कहता है कि इसको सरकार चलानी चाहिए, क्या उस मैंडेट के खिलाफ बीजेपी पलट नहीं रही? क्या देश के विकास के नाम पे बीजेपी पलट नहीं रही? तो देश के वोटरों के साथ, देश के संविधान के साथ, देश की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और देश के लोकतंत्र के साथ जो धोखा
मोदी सरकार ने किया है, पब्लिक इसको देख रही है। कोई भी पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थिरता नहीं होती। आप सोचिए कि ये आज राजा हैं या ये आज प्राइम मिनिस्टर हैं और ये अगले 20 साल तक रहेंगे या 2047 तक का जो रोड मैप है वो मोदी जी का दिया हुआ है, तो मोदी जी 2047 तक रहेंगे। देश का चौकीदार अगर देश को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है और देश के संविधान को लागू करने में सक्षम नहीं है, देश की डेमोक्रेसी को लागू करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे राजा को या ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बदल देना चाहिए। और लोग ये सब चीजें देख रहे हैं, इसका विपरीत असर पड़ेगा, मेरा ऐसा कहना है। और आगामी 2024 में इसका खामियाजा बीजेपी को सारी स्टेटों में भुगतना पड़ेगा। जी दिनेश्वर जी। दूसरे चक्र में उत्तर बहुत छोटे